एक लड़की जिसकी शादी होती है और शादी करके जब अपने ससुराल पहुंचती है तो कुछ ही दिनों बीतते हैं। उसके बाद वो अपने पति से डिमांड कर देती है। और डिमांड छोटी मोटी नहीं बल्कि वो कहती है कि उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको 3 लाख रुपए चाहिए। और वो भी किसी और से नहीं बल्कि अपनी सासू माँ से कहती है। जब उसकी सास पैसे देने से मना कर देती है तो वो कहती है कि मैं आपके बेटे को छोड़ करके चली जाऊंगी। जब बेटे को छोड़ करके जाने की बात आती है तो जो बूढ़ी औरत होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों। अब इसलिए वो अपनी बहू से पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो वो कहती है तुम्हारा बेटा जो है नपुंसक है, वो मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता। अब इतना कह करके जो बहू है वो जाने लगती है और कहती है कि मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए, नहीं तो मैं पूरे गांव में बखेड़ा मचा दूंगी। और फिर ये कह करके बहू जा करके घर में अपना सामान पैक करने लगती है। जो औरत होती है मजबूर होती है, करे भी तो क्या करे, इसलिए वो अपना चेक लेकर के और बैंक पहुंचती है, वहां से पैसे लाती है और ला करके उसको दे देती है। और वहां से वो जो लड़की होती है, औरत कहेंगे, वो चली जाती है, जा करके एक नई दुनिया बसा लेती है अपनी। लेकिन क्या वहां पर वो अपनी दुनिया में सफल हो पाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वहां पर भी उसने एक व्यक्ति से 15 लाख की डिमांड करी, उससे पहले भी उसने एक व्यक्ति से 8 लाख की डिमांड करी थी। लेकिन उसका जो अंजाम होता है वो वाकई अपने आप में खौफनाक हो जाता है। और उस औरत को जो सज़ा मिलती है, वाकई इतनी रूरल सज़ा किसी को शायद ही मिलेगी। जानते हैं आखिर कहानी में होता क्या। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जी सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है। दरअसल कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक जगह लगती है राजनगर, और इसी राजनगर में एक जगह लगती है गहमर गांव। और इसी गहमर गांव में एक परिवार रह रहा होता है। उस परिवार में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम रितेश होता है। दरअसल रितेश जो होते हैं वो काफ़ी सुलझे हुए इंसान होते हैं और पढ़े लिखे इंसान होते हैं। सब कुछ उनके जीवन में सही चल रहा होता है। लेकिन ज़रूरत थी और कमी थी तो उनके घर में एक औरत की, जो घर की जिम्मेदारियों को संभाल सके। अब उस जिम्मेदारियों को संभालने के लिए जो औरत है वो अपनी बहू को खोजने लगती है। और आस पड़ोस के गांव में खोजा भी जाता है तो एक जगह लगती है जगुनपुरा। और इसी जगुनपुरा गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रीता होता है। रीता भी ठीक ठाक घर से होती है और ये अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा किया करती थी। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि अपने पैरों पे खड़ी होती थी और ये अपना काम और प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया करती थी। जो रीता थी वो काफ़ी खूबसूरत थी और इसकी खूबसूरती जो है वो पसंद आ जाती है ये रितेश की माँ को। अब रितेश की माँ को इधर खूबसूरती पसंद आती है, अब इसीलिए वो उस घर में रिश्ता तय कर देती है। और रिश्ता तो तय हो जाता है, सब कुछ सही चलने लगता है। कुछ समय बीतता है और फिर एक डेट रखी जाती है 28 मई। 28 मई को इस लड़की की और रितेश की, यानी कि रीता और रितेश की शादी होती है। शादी में सब कुछ अच्छे तरीके से होता है, सुव्यवस्थित ढंग से हो जाता है। और जितने भी रिश्तेदार आए होते हैं वो भी धीरे धीरे अब जाने लगते हैं। और कुछ समय जब बीतता है, यानी कि रात के लगभग जब 10 बजते हैं, रितेश अपने कमरे में जाता है। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है और इंतजार करते करते रात जब होती है 10 बजे, रितेश कमरे में तो पहुंचता है। लेकिन उसके बाद इन दोनों में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद आखिर क्या होता है ये तो पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन अब सुबह होती है, सुबह सब कुछ नॉर्मल होता है। शायद इसके बारे में आप लोगों को उस कमरे में क्या हुआ था वो आपको पता चल जाएगा, कहानी के बीच में ही पता चल जाएगा कि आखिर उस कमरे में आखिर हुआ क्या था। दरअसल जब वहाँ से निकलते हैं वो सुबह के बाद 7 बजे, सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ सही था। बाकी रिश्तेदार भी रुके थे तो उन लोगों को भी लगता है कि जो बहू है वो भी सही है और बेटा भी सही है। यानी कि इन लोगों के बीच में जो रात में होना चाहिए वो सब कुछ हुआ है और सब कुछ सही है। क्योंकि बहू के उलझे उलझे बाल देख करके सासू ने अंदाजा लगा लिया था, कपड़े जो बिखरे हुए थे, बदले हुए थे, इसको देख करके। अब ऐसे ही वक्त कटने लगता है। रितेश उसी गांव में जॉब करता है, मतलब गांव में जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे मजदूरी का हुआ ऐसे सबके करके। अब उधर जॉब करते करते जो रितेश था वो पहले बाहर रहता था, बाहर रह करके आया था और उसके बाद से यहीं पे जॉब करने लगा था। जब शादी के बाद से वो अपने परिवार को छोड़ कर जाना नहीं चाहता था।
लेकिन जब कुछ वक्त गुजरता है, यानी कि लगभग यही कोई 4 महीने का जब वक्त गुजर जाता है, और वक्त के साथ साथ ये रितेश और रीता ये कई साथ कमरे में सोते थे, लेकिन कभी कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन रीता सुबह सुबह जब उठती है तो एकदम झल्लाई हुई थी, पूरा काम में एक भी काम वो नहीं किया करती है। पूरा जो सामान था वो तहस नहस कर देती है, इधर का उधर फेंक देती है और अपनी सास के पास जाती है और कहती है मुझे अभी के अभी 3 लाख रुपए चाहिए। अब जो सास होती है वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या, माफ़ी चाहते हैं, 3 लाख नहीं बल्कि 8 लाख की डिमांड करती है। और 8 लाख की डिमांड करने के बाद से वो कहती है कि एक काम करो, मुझे 8 लाख रुपए अभी चाहिए। तो वो कहती है कि आखिर मैं इतनी बड़ी रकम लाऊंगी कहाँ से। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के अभी चाहिए, और जो भी करना हो जो भी करो, वरना तुम्हारा ये जो बेटा है ये नपुंसक है, और ये बात मैं पूरे गांव में फैला दूंगी, बल्कि एक मैं वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो में बना करके भी उस वीडियो में वायरल कर दूंगी, और तुम्हारे बेटे के मोबाइल से ही करूंगी, उसमें जो ग्रुप है इस गाँव का लड़कों का, उस ग्रुप से ही शेयर करूंगी, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अभी से जो महिला है वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या। दरअसल रीता के बारे में एक और बैकग्राउंड है जो अभी थोड़ा सा कहानी में जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। दरअसल ये रीता जो थी वो कैसी लड़की थी। अब इधर जब वो सास परेशान हो जाती है, आखिर करे तो क्या करे, इसे कुछ वक्त जब गुजरता है तो फिर वो मोहलत मांगती है, कहती है कि मुझे आज के दिन की मोहलत दो, फिर मैं कहीं से इंतजाम करती हूँ। उसने अपने जितने गहने थे उसके पास वो गिरवी रखे, और जो भी पैसे हो पाए थे सब मिला जुला के तकरीबन ये कोई 2.5 लाख करीब रुपए होते हैं। और उन 2.5 लाख रुपए को उठा करके अपनी बहू को दे देती है और कहती है बेटा किसी से मत कहना, तो ये जो भी पैसे से जो भी करना है करो, लेकिन किसी से ये बात मत कहना कि मेरा बेटा जो है वो नपुंसक है, क्योंकि माँ चाहती थी कि अगर एक बार बेटे की बदनामी हो जाएगी तो फिर कोई करेगा नहीं शादी इससे। हालांकि ऐसा लड़का था नहीं, रितेश कोई अंदर कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इसीलिए जो रितेश की जब इस बारे में पता चलता है तो रितेश भी थोड़ा सा अजीब सा फील होता है उसको, क्या करिए ये कैसे हुआ। अब वो भी परेशान। अब इधर जैसे उसकी माँ से उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं तो फिर जो रीता है अब धमकी देते हुए वहाँ से चली जाती है, और वहाँ से जाती है तो सीधा एक जगह लगती है, ये मणिपुर है मणिपुर। उसी मणिपुर में जाकर के किराए का कमरा लेती है और वहीं पर रहने लगती है, और वहीं पर अपना गुजारा करने लगती है। साथ ही साथ पैसे तो मिले ही थे, पैसे की कमी थी नहीं। अब इसीलिए सब कुछ सही चलने लगता है, और ये अब दिन भर खाली रहती है तो सोशल मीडिया का सहारा लेती है, यूट्यूब इंस्टा और फिर फेसबुक जैसी वेबसाइटों का इस्तेमाल करने लगती है। और जब फेसबुक पे चला रही थी और चलाते चलाते एक दिन इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम विजय होता है। दरअसल जब विजय की ये प्रोफाइल देखती है तो देखते ही उसको रिक्वेस्ट भेज देती है। जो विजय होता है वो पेशे से एक पुलिस में कांस्टेबल होता है। जब एक सुंदर सी लड़की की जो फोटो देखता है वो भी रिक्वेस्ट आई हुई है, ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद से इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। बातचीत होने के दौरान जो रीता है वो कहती है कि क्यों ना तुम आओ मुझसे मिलने के लिए, मेरी बहुत दिली इच्छा हो रही तुमसे मिलने की। जो रितेश का माफ़ी चाहते हैं जो विजय है वो कहता है कि ठीक है। जब उसको छुट्टी मिलती है तो सीधा वहाँ से वो छत्तीसगढ़ की जो राजनगर है, उसी राजनगर में जो ये जगह लगती है मणिपुर, उसी मणिपुर में पहुँचता है। और मणिपुर पहुँच करके उसको फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद उसके कमरे पे पहुँचता है। जो महिला आती है वो कमरे पे लेकर के जाती है, और कमरे पे जब पहुँचता है तो फिर वहाँ से उन दोनों के बीच में जो होना चाहिए था वो होना शुरू हो जाता है। यानी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के दौरान इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब जब शारीरिक संबंध बनते हैं, कुछ समय जब बीतता है तो यानी कि 2-3 दिन की छुट्टी आया था ये, और 3 दिन की छुट्टी यहीं पर काट लेता है। फिर यहाँ से वो सीधा अपने ड्यूटी पर चला जाता है। अब इन दोनों की बातचीत होने लगती है, और बातचीत ऐसे ही पड़ रही थी। अब ऐसा नहीं है कि ये बस विजय से ही बात करती थी, बल्कि अलग अलग लड़कों से और भी बात करती थी, लेकिन जो विजय था इसका सबसे खास होता है। विजय से एक दिन कहती है कि एक काम क्यों नहीं करते कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं अभी भी कुंवारी हूँ, और तुम मेरे साथ संबंध बना चुके हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। तो जो विजय होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लूँगा तुमसे, पहले घर पर बातचीत कर लेते हैं। वो कहती है कि ठीक है, कुछ वक्त देती है, यानी कि लगभग 1 हफ्ते का वक्त देती है। 1 हफ्ते बाद जब विजय होता है वो कोई जवाब नहीं देता है, तो फिर उससे बातचीत करती है, करने करती कोशिश करती है, और कहती है कि अगर तुम मुझसे
अगर घर की मर्जी से नहीं तो बल्कि कोर्ट मैरिज कर लो, फिर कोर्ट मैरिज के बाद फिर हम लोग को कोई रोक नहीं पाएगा, तो फिर घर चलेंगे। वो कहता है कि ये भी ठीक है। अब जो विजय है वो कोर्ट मैरिज करता है, फिर बाकायदा जो मंदिर में लेकर के जाता है वहाँ पे रीति रिवाज से उससे शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद फिर उसको उसी कमरे पर लेकर के आता है, और वहीं पर ये दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात क्या मनाते हैं, मतलब पहले से तो मन ही चुका था, लेकिन एक होती है जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं वो लोग। फिर वहाँ से वो सीधा निकलते हैं मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश घूमते हुए अलग अलग जगहों पे, बढ़िया बढ़िया जगहों पे वो घूमते हैं, और घूम करके फिर यानी कि हनीमून, एक तरह से हनीमून टूर, उस टूर से वापस आते हैं। और वापस आ करके अब वो जो विजय है वो अपने घर लेकर के जाता है, उसको लेकर के तो घर जाता है, तो उसकी माँ पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो वो कहता है कि ये आपकी बहू है। अब जैसे ही उसकी माँ ये बात देख सुनती है तो फिर उसको थोड़ा सा सदमा सा लग जाता है। वो कहते हैं कि बेटा कोई गलती हो गई हुई तो हम लोग बता देते हैं, मजाक क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो कहता है माँ मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ये तुम्हारी बहू ही है, मैंने इससे शादी कर ली है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी था। परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने शादी कर ली तो कोई बात ही नहीं। अब इधर से जो विजय है और जो रीता है दोनों एक साथ रहने लगते हैं, सब कुछ सही चल रहा था। कुछ वक्त बीतता है, और कुछ वक्त बीतने के बाद ही जो ये लड़की है, जब विजय ड्यूटी पे चला जाता है तो फिर ये अपना घर में जो नाटकीय अंदाज है वो शुरू कर देती है, यानी कि लोगों को, अपने सास को प्रताड़ित करना, अपने ससुर को प्रताड़ित करना। और ऐसे ही ये सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये सिलसिला अब जब ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो फिर कुछ देर बाद से, कुछ दिन बाद से जो ये रीता होती है वो अपनी सास से कहती है कि उसको, अब माफ़ी चाहते हैं, अपने पति से कहती है कि उसको घर चाहिए। और वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हें घर कहाँ से दिलवा दूंगा। तो कहती है मैंने एक घर देखा हुआ है जिसकी कीमत यही कोई 14 या 15 लाख के करीब होगी, वही मुझे घर चाहिए, वो मुझे पसंद है, तो मुझे दिलवा दो। तो वो कहता है कि आखिर मैं घर कहाँ दिलवाऊंगा। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे घर नहीं दिलवा सकते तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी, मैं छोड़ कर चली जाऊँगी। अब ये बात जो विजय अपनी माँ से बताता है, माँ यानी संगीता से, वो कहता है कि जो रीता है वो कह रही है घर लेने के लिए। तो उसकी माँ कहती है सही तो है, आपने आखिर मान लो कि कब तक इस घर में रहोगे, ये घर पुराना हो चुका है, तुम्हें नया घर ले लेना चाहिए, वो जो घर देखिए वो अच्छा ही होगा, इसलिए देखिए। तो कहता माँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वो भी 15 लाख का घर है, आखिर मैं इतने 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। तो कहती है कि ठीक है देख लो अपने हिसाब से और बातचीत कर लो उससे। तो वो कहती है कि वो रितेश यानी विजय जो है वो कहता है कि ठीक है। अब विजय जो है वो उससे बातचीत करता है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि उसको घर चाहिए तो चाहिए। तो विजय कैसे भी करके उस घर को खरीद लेता है, लेकिन जो घर खरीदता है वो अपनी पत्नी के नाम पे खरीदता है, यानी कि रीता के नाम पे खरीदता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर औरत के नाम से अगर घर खरीदा जाए तो शायद घर और जमीन दोनों अगर खरीदी जाती है तो सस्ती मिल जाती है, ऐसा कुछ है। एग्रीमेंट भी जो होता है जो, या फिर जो प्रक्रिया होती है कागजी प्रक्रिया, उसमें जो पैसा लगता है वो कम लगता है, और इसीलिए उसने रीता के नाम से खरीदा। कुछ समय जब बीतता है तो जो ये ड्यूटी पे चला जाता है तो रीता अलग अलग मर्दों को भी बुलाने लगती है उस पर। अब उसी घर पे एक तरह से कह लीजिए कि सेक्स रैकेट का धंधा का जो घर होता है वो चलाने लगती है। ये अलग अलग मर्दों को बुलाती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब ये सिलसिला जब चलता रहता है तो कहीं ना कहीं ये बात विजय को पता चल जाती है, और जब विजय को पता चलती है तो एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना इसको रंगे हाथ पकड़ा जाए। अब उसको रंगे हाथ पकड़ने के चक्कर में एक दिन वो आता है ड्यूटी से घर और चोरी से उसको देख लेता है। और जब उसको चोरी से देखता है तो फिर आखिर वो करे तो क्या करे। अब वो जिस व्यक्ति के साथ में थी वो कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उस व्यक्ति का नाम राजकुमार होता है। अब राजकुमार उस औरत के साथ बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में होता है, और विजय चोरी से यानी कि जो छत वाला रास्ता होता है उसी रास्ते से घर के अंदर दाखिल होता है, क्योंकि उसने ऊपर दरवाजा नहीं लगवाया था। उसी रास्ते जब अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और जो ये व्यक्ति है राजकुमार वो बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में है। अच्छा, ये जो राजकुमार होता है वो कोई आम व्यक्ति नहीं होता बल्कि एक पेशे से वो भी दरोगा होता है। अब जब दरोगा होता है तो फिर जब विजय के बारे में पता चलता है इसको तो पूछता है किस थाने में तुम्हारी पोस्टिंग है। अब इस प्रकार की बातचीत उन लोगों को होने लगती है, लेकिन यहाँ तो गलती राजकुमार की थी कि वो उसी की बीवी के साथ एक तो संबंध बना रहा था, उसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। अब जो विजय होता है वो एकदम गुस्से में था, और वो गुस्से में एक डंडा उसके पास होता है, उसी डंडे से राजकुमार को मारने लगता है। और राजकुमार को जब मारता है तो फिर राजकुमार वहां से किसी तरह अपनी जान बचाता है और वहां से फिर भाग जाता है। दरअसल ये जो राजकुमार था ये कोई पहला पुलिस वाला नहीं था, बल्कि वो उसके पहले भी उसने कई पुलिस वालों का
अपना शिकार बनाया था, क्योंकि बस उसको पसंद ही था कि ये बस पुलिस वाले आए और उसकी आग को बुझाएं। अब इसीलिए वो बहुत सारे मर्दों को बुलाया करती थी और बुला करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो विजय था, विजय के अंदर स्टेमिना नहीं बची थी, या कह लीजिए या फिर वो ड्यूटी पर रहता था। अब हर वक्त तो उसको लेकर के साथ रह नहीं सकता था, हर वक्त उसके साथ शारीरिक संबंध बना नहीं सकता था, लेकिन जो रीता है उसको हर वक्त संबंध बनाना था, यानी कि रात में दिन में जब भी उसको मौका मिल जाए। अब इसीलिए ऐसे ही वक्त कटता है, लेकिन अब एक दिन जब ये विजय पकड़ लेता है उसको, लेकिन उस दिन तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, झगड़ा होता है घर में लेकिन सब कुछ सही चलता है। कुछ समय जब बीतता है तो बीतने के बाद ही जब उसकी एक दिन उसने और भी अपनी पत्नी को पकड़ लिया, और व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक व्यक्ति जिसका नाम होता है ऋतिक। ऋतिक को जब वो पकड़ता है तो फिर उस दिन अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है, और जब बुरी तरीके से मारता है तो जो उसकी पत्नी अपने प्रेमी को इशारा करती है और कहती है कि इसको ठिकाने लगाते हैं। लेकिन अब कहाँ तक ऋतिक उसको ठिकाने लगाएगा। जो विजय था वो उसकी बॉडी भी अच्छी खासी थी और वो जिम वगैरह भी किया करता था, और उसी के सहारे उसने ऋतिक को तो मार मार के वहां से भगा ही दिया। लेकिन साथ ही साथ जो इसने रीता जो है, रीता को बहुत ही बुरी तरीके से मारा और रीता को वो सजा दी जो शायद कोई देता, यानी कि उसको मौत के घाट उतार दिया। सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना रहेगी ये और ना ही फिर ऐसा कुछ गेम होगा, ना ही ऐसा कुछ खेल होगा। अब इसीलिए लेकिन मार करके उसकी बॉडी को आके ठिकाने कहाँ लगाया जाए। अब इसीलिए उसको लेकर के जाता है और वहां से कुछ दूरी पर एक बहुत ही बड़ा एक पोखरा टाइप का होता है, और सोचता है कि यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है। उसी पोखरे में ले जाकर के फेंक देता है। उसको लगता है कि यहीं पर सड़ जाएगी, यानी कि शहर से उसके घर से तकरीबन यही कोई 8 या 10 किलोमीटर की दूरी रही होगी, क्योंकि बाइक पे उसको उठाता है और लेकर के जाता है। और जब सुबह होती है तो सुबह में ही पता चल जाता है कि एक लड़की की, एक औरत की यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब डेड बॉडी का खुलासा होने लगता है। अब पुलिस सक्रिय होती है, और जब सक्रिय होती है तो उस इलाके में सीसीटीवी जो कैमरे लगे होते हैं, उस सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। तो उन सीसीटीवी कैमरों में जो विजय की बाइक है वो नजर आती है, और जब विजय की बाइक नजर आती है तो उसके नंबर के आधार पर उसको पुलिस ट्रेस भी कर लेती है। और जैसे पुलिस ट्रेस करती है तो फिर विजय से पूछताछ शुरू होती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो विजय ने अपनी सारी आपबीती बताई, और उसने ये बताया कि उसने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा है, उसने जानबूझ करके नहीं मारा है। उसने ये भी बताया कि उसका जो प्रेमी था ऋतिक, वो उस पर जानलेवा हमला किया था, और शायद ऋतिक ने भी उस पर फायरिंग करी थी उसकी बंदूक से, सरकारी से। अब इसीलिए जवाबी में इसने विजय ने ऋतिक को भी बहुत ज़्यादा मारा, लेकिन ऋतिक मौके से फरार हो जाता है, और उसी गन से रोशनी जो है वो ये रीता जो है वो भी शूट करती है उसको, और जवाबी में ये जब उसको मारता है तो गलती से उसकी जान चली जाती है, वो दीवार में जब लड़ जाती है तो, क्योंकि इसने जो मारा था, जो एंगल दिया था मौत का, क्योंकि पुलिस वाले को पता होता है कि कौन सा एंगल जब देंगे तो फिर वो मामला साफ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हत्या तो थी ही। अब इसीलिए जो उसको व्यक्ति को ज़्यादा सज़ा तो नहीं होती है, लेकिन फिलहाल अभी वो जेल में ही है। शायद यही कोई 7 साल की करीब सज़ा हुई है, और वो उसको सस्पेंड नहीं बल्कि बर्खास्त कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा, बाकी उसकी जो नौकरी का प्रक्रिया वो तो चल ही रहा है। शायद इसमें इससे जो वकील लगे हुए हैं शायद उसको निर्दोष साबित कर ले, या फिर हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में जाए मामला, और सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो शायद वहाँ से वो बरी भी हो सकता है। क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 7 साल की सजा हुई है, लेकिन वहाँ पर वो रुकने वाला का है। गलती कहीं ना कहीं रीता की ही थी, और कहीं ना कहीं विजय की भी थी। इसमें आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। जाते जाते इस पूरे सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और अपने गांव का ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी कर दें। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ अपने प्रदेश का नाम भी लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।